जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 26 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तीसरा ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड बनता है और चौथा ऑप्शन है बेरियम सल्फेट बनता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान को बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो आपके इन चारों ऑप्शन में से किस चीज़ का निर्माण होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको रिएक्शन को समझना होगा कि जो बात करी जा रही है सोडियम सल्फेट के समाधान और बेरियम क्लोराइड की, तो आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सोडियम सल्फेट समाधान को बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है। मतलब साफ है कि अभिक्रिया किसके किसके बीच होगी। आप कहेंगे BaCl2 के बीच होगी और साथ ही साथ Na2SO4 के बीच होगी। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि BaCl2 किसका फॉर्मूला है, आप सभी याद रखेंगे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। और साथ ही Na2SO4 किसका फॉर्मूला है, आप सभी ध्यान में रखेंगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे जो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, और मैंने कई बार अपने सेशन में आपको बताया भी है कि किसी भी फॉर्मूला का जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो निगेटिव होता है। तो अगर हम लोग बात करें बेरियम क्लोराइड की तो आप सभी क्या कहेंगे, यहाँ पे बेरियम प्लस होगा और क्लोरीन माइनस होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे सोडियम प्लस होगा और सल्फेट क्या होगा, माइनस होगा। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब तो हम लोग रिएक्शन आसानी से करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि इसका जो प्लस वाला होगा इसके माइनस वाले के साथ जुटेगा और इसका जो माइनस वाला होगा वो इसके प्लस वाले के साथ जुटेगा। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे बेरियम जो है वो प्लस है और सल्फेट क्या है, माइनस में है। मतलब साफ है कि बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 के बीच अगर अभिक्रिया होगी तो आपका जो पहला कंपाउंड होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी पहला कंपाउंड हमारा BaSO4 होगा। क्या होगा, BaSO4 होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे गुरुजी इसी को बेरियम सल्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेरियम सल्फेट बोला जाता है। और साथ ही फिर से आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे क्लोरीन माइनस है और साथ ही साथ जो सोडियम है वो प्लस में है। ये जब दोनों जुटेगा या अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, आप कहेंगे NaCl। मतलब ये हुआ कि BaSO4 और साथ ही साथ क्या बनेगा, NaCl बनेगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तब ये बेरियम सल्फेट और साथ ही सोडियम क्लोराइड बनाता है। और मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप कहेंगे सर ये गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रतिक्रिया हो रही है और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और NaCl बन रहा है। आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पे कहीं पे भी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है। दूसरा ऑप्शन भी आपका चला गया। तीसरा ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड बनता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बेरियम क्लोराइड के साथ तो अभिक्रिया ही हो रहा है तो बेरियम क्लोराइड तो यहाँ बनेगा नहीं। चौथा ऑप्शन है आपका बेरियम सल्फेट बनता है। आप कहेंगे सर यही तो हमारा प्रोडक्ट है। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है ये किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है।
तो आप सभी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो आयनों के विनिमय के चलते बन रहा है, यानी कि आयनों के आदान प्रदान के चलते बन रहा है। और आप सबों ने कई दफ़ा याद करा होगा कि वैसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो आयनों के विनिमय के चलते होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप सभी ये भी बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि जो आपका ये रिएक्शन है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है ये? उभय विस्थापन अभिक्रिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और आप सभी इसके बारे में की पॉइंट हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी, तो आप कहेंगे आयनों के विनिमय के चलते होगी। आयनों के विनिमय बोल लें या फिर आदान प्रदान बोल लें, आयनों के आदान प्रदान के चलते कौन सी अभिक्रिया होगी, आप कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इस अभिक्रिया में जो आपको यहाँ पे बेरियम सल्फेट मिल रहा है ये आपको प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, यानी कि अवक्षेप के फॉर्म में मिलता है। और ध्यान में रखिएगा ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपको किस प्रकार के अवक्षेप के रूप में दिखाई पड़ेगा, तो आप सभी ध्यान में रखना ये सफ़ेद अवक्षेप के रूप में दिखाई पड़ेगा, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में दिखाई पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है ये सभी तत्व धातु हैं। दूसरा है ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तीसरा है इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हैलोजन समूह, दूसरा ऑप्शन है अल्कली धातु समूह, और तीसरा ऑप्शन है एल्कलीन अर्ध धातु समूह, और चौथा ऑप्शन है अल्कली धातु एवं हैलोजन दोनों समूह। मेरे मित्र यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपको 3 विशेषता दिया गया है किसी एक वर्ग विशेष का, और आपको बताना है इस विशेषता के आधार पे जो ये 3 विशेषता है ये आवर्त सारणी के किस वर्ग का विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, पहले विशेषता में क्या कहा जा रहा है कि सभी तत्व धातु हैं। पहले विशेषता में क्या किया जा रहा है कि सभी तत्व जो हैं वो धातु हैं। और फिर दूसरे में क्या कहा जा रहा है, तो दूसरे में कहा जा रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ रिएक्ट करके सभी तत्व क्या मुक्त करता है, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और फिर तीसरे विशेषता में क्या कहा जा रहा है कि सभी तत्वों की वैलेंसी कितनी है, तो सभी तत्वों की वैलेंसी 1 है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो पहले विशेषता में कहा जा रहा है कि सभी तत्व धातु हैं, यानी कि जिस किसी भी ग्रुप की बात की जा रही है उस ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे वे सब के सब क्या होंगे, धातु होंगे। और दूसरी विशेषता कि वे सभी धातु वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। और सबसे जो अहम विशेषता है वो ये है कि उस वर्ग के जितने भी तत्व होंगे उन सभी की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम छोड़ भी दें तो सिर्फ इस प्रॉपर्टीज से हम पता कर सकते हैं कि जिस समूह की बात की जा रही है वो हमारा आवर्त सारणी का कौन सा समूह। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वैलेंसी दिया हुआ है वो कितना है, 1 है। और कहीं ना कहीं बात किसकी की जा रही है, धातु की जा रही है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि धातु की समानता संयोजकता कितनी होती है, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो मेटल की वैलेंसी होती है, मेटल की जो वैलेंसी होती है यानी कि धातु की जो संयोजकता होती है वो किसके बराबर होती है, तो आप कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। आपके क्वेश्चन में जो विशेषता दिया गया है कि सभी तत्वों की वैलेंसी 1 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो मेटल की वैलेंसी है वो कितनी है, 1। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर आपको किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन मालूम है तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा। कैसे, तो आप सभी कहते हैं कि किसी भी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है आवर्त सारणी में उसके वर्ग को निर्धारित करता है। और यहाँ पे
जिस तत्व की बात की जा रही है उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जाहिर सी बात है कि यह आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जितनी भी विशेषता की बात की जा रही है ये सभी का सभी विशेषता जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व का है। ध्यान में रखिएगा, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व में आपका हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं। सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी के जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं उसको बोला जाता है क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर इसी को हम लोग इंग्लिश में एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो पॉपुलर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम का लेते हैं और पोटेशियम का लेते हैं। दोनों ही आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है और इसकी संयोजकता 1 होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होती है और साथ ही साथ ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है और फिर इसको क्षारीय धातु भी बोला जाता है। आप कहेंगे सर सब तो सही है, लेकिन ये बताओ कि ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज करता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब 2Na 2H2O के साथ अभिक्रिया करता है, जब सोडियम के 2 परमाणु वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या बनाता है? तो गुरुजी ये 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसी तरह से जब आपका 2K 2H2O के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या बना लेता है? तो 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? तो आप कहते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो एल्कली मेटल होता है, क्षारीय धातु होता है, जो वर्ग 1 में पाया जाता है, वे सब के सब क्या होते हैं? आप कहते हैं सर धातु होते हैं। साथ ही साथ जल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है और साथ ही इन सभी में संयोजकता कितनी होती है? आप कहते हैं सर 1 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो आपसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है कि जो आपको 3 विशेषता दिया गया है उस विशेषता के आधार पर आपको ये बताना है कि ये जो 3 विशेषता है वो आवर्त सारणी के किस ग्रुप का यानी कि किस वर्ग के तत्वों की विशेषता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्षारीय धातु की विशेषता है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में क्षारीय धातु की चर्चा की गई है। आप कहेंगे गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में हैलोजन समूह की चर्चा की गई है जो कि वर्ग 17 का तत्व है और उसका ये विशेषता नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका चला गया सर। आपका दूसरा ऑप्शन है अल्कली धातु समूह। आप क्या कहेंगे? सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में तो अल्कलीन अर्ध धातु दिया हुआ है। ये अल्कलीन अर्ध धातु क्या होता है? भाई मेरे इसी को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं और क्षारीय मृदा धातु आवर्त सारणी के वर्ग 2 के एलिमेंट को बोला जाता है। आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में अल्कली धातु एवं हैलोजन समूह दोनों हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया अल्कली धातु की बात की जा रही है तो आप क्या कहेंगे? ये वर्ग 1 के तत्व होंगे और हैलोजन समूह की बात की जाएगी तो आप कहेंगे वर्ग 17 के तत्व होंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल और मैंने कई बार अपने सेशन में आप सबों के साथ डिस्कस भी करा है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना केवल इसमें होता है। ऑप्शन दिया हुआ है समुद्र, दूसरा ऑप्शन है निर्वात, तीसरा ऑप्शन है वायु और चौथा ऑप्शन है वायुमंडल। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना केवल आपके इन चारों ऑप्शन में से किस में संभव है? आप कहेंगे सर आंसर हम लोगों को पता है। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे बनेगा? आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एक ही रहता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है कम हो जाती है, चौथा ऑप्शन है आधा हो जाता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि सर्किट में यानी कि किसी परिपथ में प्रतिरोधक जो है वो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो धारा का मान होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर इसको तो हम कभी समझे ही नहीं। मेरे मित्र आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? प्रतिरोध की, तो सिंबल ये होता है और इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है
कि आप सबों को ये मालूम ना हो कि जब प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है तो वो कितने तरीके से किया जाता है। आप कहते हैं 2 तरीके से किया जाता है, या तो प्रतिरोध को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे यानी कि श्रृंखला समूहन करेंगे, या फिर प्रतिरोध का हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे यानी कि प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रतिरोधों को 2 तरीके से क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब प्रतिरोध को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हर एक प्रतिरोध के लिए, और जब प्रतिरोध को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा तब यहाँ पे हर एक प्रतिरोध के लिए इलेक्ट्रिक करंट और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध आपका ये है, इसका हम नाम ए दे देते हैं सर, और दूसरा प्रतिरोध आपका ये बी है, और तीसरा प्रतिरोध ये आपका सी है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तीनों जो हैं वो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक बैटरी भी लगा देते हैं सर, लीजिए यहाँ पे स्विच भी लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी क्या करेगा, तो सर ये विभवांतर देगा ताकि करंट जो है वो इस पूरे परिपथ में पास हो पाए। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ से धारा बहेगी, जो आपका धारा बहेगी वो इस तीनों ही प्रतिरोध के लिए क्या होगा, सेम होगा, यानी कि आई धारा ही इस तीनों प्रतिरोध से जाएगी। क्या होगा सर, आई धारा ही इस तीनों प्रतिरोध से जाएगी, बस डिफरेंस क्या होगा, तो आप याद रखेंगे कि इस तीनों प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। और हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका प्रतिरोध ए है इसके लिए विभवांतर V1, और इसके लिए जो विभवांतर होगा वो V2 हो जाएगा, और इसके लिए जो विभवांतर होगा वो V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रतिरोधों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, जब भी आप प्रतिरोधों को क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, तो प्रत्येक प्रतिरोध से जो धारा बहेगी वो एक ही बहेगी, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी प्रतिरोध जुटेगा तो धारा का मान समान होगा, धारा का मान समान होगा, और साथ ही विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है, आप सभी इसको हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। आप सबों के मन में चल रहा होगा, ये तो सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे भी 3 प्रतिरोध है सर, और ये तीनों क्या हैं, तो आप कहेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुटा हुआ है। इसको भी क्या चाहिए होगा, तो गुरुजी सेल यानी कि बैटरी चाहिए होगा। सेल नहीं कहेंगे, बैटरी कहेंगे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक सेलों का जो समूहन होता है उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। और अगर सेल की बात की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिंगल इस तरह से लिखेंगे तब ये सेल हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग इस तरह से सिंबल बनाएंगे तब ये हमारा बैटरी हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होंगे सर, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इससे भी आई धारा बहेगी, ठीक है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इससे आई धारा तो बहेगी, लेकिन जैसे ही धारा इस पॉइंट पे आएगी ये धारा क्या होगा, तीनों प्रतिरोध के लिए बट जाएगा। इसके लिए I1 हो जाएगा, इसके लिए I2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस दोनों ही बिंदु के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्या कहेंगे कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को जोड़ा जाएगा, प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा, तो जैसे ही धारा यहाँ पे आएगी, धारा क्या होगी, तो जितना प्रतिरोध होगा उतना भाग में बंट जाएगा। चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोध जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं 2 पॉइंट पे, तो इस दोनों ही पॉइंट की जो विभवांतर होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो आप क्या कहेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
जब भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा तो धारा का मान अलग अलग होगा, धारा का मान अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, जबकि आपका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे समान होगा। विभवांतर क्या होगा, आप कहेंगे समान होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो धारा का मान समान होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। जब प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो धारा का मान अलग अलग होगा और विभवांतर क्या होगा, समान होगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि सर्किट में यानी कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान है। आप कहेंगे सर सर्किट में जितना भी धारा बहेगी प्रत्येक प्रतिरोध से वो समान होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि धारा का जो मान है वो एक ही रहता है, यानी कि ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्या होगा, तो सर सेम रहेगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आवश्यक है। आप कहेंगे गुरुजी पहला चीज़ ये बताओ ये थायरॉक्सिन है क्या और ये कहाँ से स्रावित होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो थायरॉक्सिन की बात की जा रही है ये क्या है, तो एक हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है, आप याद रखेंगे हार्मोन है। अच्छा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित कहाँ से होती है, यानी कि ये कहाँ से निकलता है। तो आप सभी कहेंगे ये जो है ये अबटू ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अबटू ग्रंथि से निकलता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये तो शुद्ध हिंदी हो गया। तो भाई मेरे अबटू ग्रंथि को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हमको आसानी से मालूम था, आप अगर बोल देते कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है तो हम लोग तो आसानी से समझ जाते। लेकिन मेरे मित्र आपके एग्जाम में अबटू ग्रंथि करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने प्रमुखता से पहले इसको रखा। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड से क्या होती है, स्रावित होती है। और थायराइड ग्लैंड को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अबटू ग्रंथि कहते हैं। और बेसिकली ध्यान में रखेंगे ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कोशिकीय श्वसन में क्या करता है, तेजी लाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोशिकीय श्वसन की दर को बढ़ाता है। और साथ ही साथ ये आपके शरीर के वृद्धि में भी सहायक होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है, अबटू ग्रंथि है, इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया और दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा हार्मोन होता है आपका ट्राइडोथायरोनिन। ये हार्मोन भी कहाँ से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्लैंड से ही स्रावित होता है। और आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन हो चाहे फिर आपका ट्राइडोथायरोनिन हो, इन दोनों के संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। चाहे आपका थायरॉक्सिन हार्मोन हो या फिर आपका ट्राइडोथायरोनिन हो, इन दोनों के संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है, आप कहेंगे आयोडीन आवश्यक है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो आप सभी याद रखना अबटू वामनता रोग हो जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं। न हो तो स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से बच्चों में अबटू वामनता रोग हो जाता है। अबटू वामनता रोग हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अबटू वामनता रोग को हम लोग इंग्लिश में क्रेटिनिज्म कहते हैं।
और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि यौवनावस्था के पश्चात अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। ना हो तो आप ये भी लिख लेंगे, यौवनावस्था के पश्चात इस हार्मोन के कमी से मिक्सिडिमा रोग हो जाता है, और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाए, आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाए, तब कौन सा रोग होता है? तो टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे क्या कि थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आप याद रखेंगे टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। और ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि अगर इस हार्मोन का लेवल आपके शरीर में बढ़ गया तो आपका जो आँख है वो फूल करके नेत्रकोटर से बाहर आ जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है और ट्राइयूडोथायरोनिन है, ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होती है। इन दोनों के संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में अप टू बावनता रोग हो जाता है, जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं। यौवनावस्था के पश्चात इस हार्मोन की कमी से मिक्सिडिमा रोग हो जाता है, और थायरॉक्सिन की अधिकता से टॉक्सिक ग्वाइटर रोग हो जाता है, या फिर इसकी ज़्यादा अधिकता से आँख फूल करके नेत्रकोटक से क्या हो सकता है? तो सर बाहर आ सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, दूसरा ऑप्शन है पेरेंट कोडोमिनेंट है, तीसरा ऑप्शन है कैरेक्टर रिसेसिव है, चौथा ऑप्शन है कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडल के जो नियम थे वो कब लागू होते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता का नियम दिया गया था। आनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा दिया गया? आप क्या कहते हैं कि गुरुजी मेंडल के द्वारा दिया गया। और साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मेंडल को ही आनुवांशिकता का जनक भी बोला जाता है। मेंडल को ही क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का जनक बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं तो हम लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि माता पिता के गुण का उसके बच्चों में चला जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता, यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। और हम सभी कह सकते हैं कि जब तक माता पिता शुद्ध प्रजनन में हिस्सा न लेगा तब तक माता पिता के आनुवांशिक गुणों की चर्चा उसके बच्चों में हम लोग नहीं कर सकते। यानी कि जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज तभी होगा जब हम लोग क्या कहेंगे कि माता पिता शुद्ध प्रजनन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब माता पिता शुद्ध प्रजनन में हिस्सा लेंगे तो जो आनुवांशिकता का नियम है या मेंडल का नियम है वो कहाँ पे लागू होगा? तो आप कहेंगे सर शुद्ध प्रजनन में जब माता पिता हिस्सा ले रहे होंगे तभी क्या होगा? मेंडल का नियम लागू होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सवाल आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी मेंडल का जो आनुवांशिकता का नियम था वो कितने थे और कौन कौन है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडल का जो आनुवांशिकता का नियम था वो टोटल 3 थे, जिसमें आपका पहला क्या था? तो पहला था परमाविकता का नियम। पहला क्या था? परमाविकता का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि दूसरा नियम क्या था? तो दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। दूसरा कौन सा था? पृथक्करण का नियम, जिसको हम लोग मेंडल का पृथक्करण नियम भी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और साथ ही तीसरा नियम क्या था? तो तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये तीनों ही क्या थे? तो मेंडल के आनुवांशिक नियम थे। ध्यान में रखेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं?
इसको हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ये तीनों नियम किसके थे? आप कहेंगे मेंडल के थे, जिसको क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का नियम बोला जाता है। आनुवांशिकता का जनक कौन थे? आप कहेंगे मेंडल थे। मेंडल का नियम कहाँ पे लागू होगा? आप कहेंगे जब माता पिता शुद्ध प्रजनन में भाग लेंगे, यानी कि हिस्सा लेंगे, तब मेंडल का जो आनुवांशिकता नियम है वो लागू होगा। और कोई भी पूछे कि मेंडल के आनुवांशिकता के टोटल कितने नियम थे, आप कहेंगे 3। कौन कौन सा? आप कहेंगे पहला था परमाविकता का नियम या मेंडल का परमाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा आपका पृथक्करण का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्टिलेज, दूसरा ऑप्शन है एरोलर, तीसरा ऑप्शन है टेंडन, चौथा ऑप्शन है बंधन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जॉइंट पर हड्डी की जो सतह होती है वहाँ पे कार्टिलेज मौजूद होता है, और वही कार्टिलेज क्या करता है? हड्डी की सतह को मुलायम करता है, और आप कह सकते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, यानी कि लचीलापन लाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कार्टिलेज। सही ऑप्शन सर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपके ऑप्शन में कार्टिलेज की चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ जो बोन की चर्चा की जा रही है, यानी कि हड्डी की चर्चा की जा रही है, ये दोनों ही क्या है? तो आप सभी याद रखना कि कार्टिलेज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। और साथ ही साथ बोन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं। और उपास्थि और हड्डी दोनों ही जो हैं वो कंकाली संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? कंकाली संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल हैं। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि जरा सा हमको ये बताओ कि कार्टिलेज और बोन जो है वो किस प्रकार के संयोजी उत्तक का उदाहरण है, आप कहेंगे कंकाली संयोजी उत्तक का उदाहरण है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे और आप सबों को मालूम भी होगा कि जो कार्टिलेज होते हैं ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि लचीला होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? मुलायम होता है। एक महत्वपूर्ण बात आप सभी ध्यान में रखना उपास्थि के बारे में कि इसकी जो कोशिकाएं होती है उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे कि जो आपका उपास्थि है इसमें जो मौजूद कोशिका होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। या आप ये कह सकते हो कि गुरुजी जो उपास्थि होती है वो कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बनी होती है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो उपास्थि है वो आपके गले के छल्ले में भी पाया जाता है। और ये जो कान आपका लचीला होता है किसके मौजूदगी के चलते? तो सर उपास्थि के मौजूदगी के चलते। और साथ ही साथ जो नाक का ये पोर्शन आपका लचीला है ये भी किसके चलते? तो आप कहते हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि के चलते। और साथ ही क्या ध्यान में रखेंगे कि ज्वाइंट पे जो हड्डी का सतह मुलायम होता है वो किसके मौजूदगी के चलते? आप कहेंगे कार्टिलेज के चलते। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, आपके कई एग्जाम में पूछा जाता है कि हड्डी से हड्डी बोन टू बोन किस चीज़ से ज्वाइंट होता है? आप सभी ध्यान में रखना लिगामेंट से ज्वाइंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। और साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बोन से मसल्स यानी कि मांसपेशी किस चीज़ से ज्वाइंट रहता है? तो आप सभी याद रखना टेंडन से ज्वाइंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कटरा कहते हैं। तो आप ये दो बात भी ध्यान में रखेंगे। इसका हिंदी नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक बच्चे रिसेंटली एग्जाम दे करके आए थे, वहाँ पे उसको हिंदी नाम दे दिया गया था और उन्होंने इंग्लिश पे फोकस नहीं करा और क्वेश्चन को गलत टिक करके आ गए थे। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखेंगे। ऐसे आप सबों को मालूम होगा कि बोन से बोन किस चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है? लिगामेंट से। और बोन से मसल्स जो है आप कहेंगे टेंडन से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान में रखिएगा कि ये लिगामेंट और टेंडन भी क्या है? तो ये सर ये भी संयोजी उत्तक के ही उदाहरण है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के ही उदाहरण है। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में जो एरोलर दिया हुआ है ये क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एरोलर भी जो है वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। एरोलर भी क्या है? संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है।
डिफरेंस क्या याद रखना है कि जो आपका एरोलर संयोजी उत्तक है ये वास्तविक संयोजी उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संयोजी उत्तक कहलाता है, यानी कि ये आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वास्तविक संयोजी उत्तक है, तो आप कहेंगे सर एरोलर जो है वो वास्तविक संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है। और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे कि आपका एडिपोज टिश्यू हो गया, वाइट टिश्यू हो गया, ये सब के सब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में टेंडन दिया हुआ है, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि बोन से जो मसल्स जुड़ी हुई रहती है वो किसके सहारे? आप कहेंगे टेंडन के सहारे। आप कहेंगे सर ऑप्शन में बंधन भी दिया हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल और मैंने कई बार आपको बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को भी इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बेकिंग पाउडर, दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन है वॉशिंग सोडा और चौथा ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है या और किस नाम से जाना जाता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की। किसकी बात करते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की। तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4 हाफ H2O। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। और इसका कॉमन नाम क्या होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होता है वो होता है POP। क्या होता है? POP, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। और इसी का उपयोग कब किया जाता है? तो जब हाथ वगैरह टूट जाता है, पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, जो हम लोग प्लास्टर करते हैं वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? POP का इस्तेमाल करते हैं। या फिर घरों में कोई हमको नक्काशी करना होता है, डिज़ाइन वगैरह करना होता है, तो हम लोग POP का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम लोग कहते हैं कि सर किसी तरह का जो ये होता है मूर्ति बनाने के लिए, उसमें भी POP का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि POP का उपयोग चिकित्सा जगत में किया जाता है, मूर्तिकार के द्वारा किया जाता है, घरों में नक्काशी करने के लिए किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। रासायनिक फार्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है। साधारण नाम POP होता है। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को भी इस रूप में जाना जाता है। आप कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैसे बनता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तब जिप्सम में जो पानी होते हैं वो आधा पानी बाहर निकल जाता है और तब जो हमारा बच जाता है वही क्या कहलाता है? सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में बेकिंग पाउडर दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पीछे के सेशन में भी बताया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड के मिश्रण को बेकिंग पाउडर बोला जाता है। जहाँ भी बेकिंग पाउडर की चर्चा की जाएगी वहाँ पे एक घटक के रूप में टार्टरिक एसिड जरूर होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन में बेकिंग सोडा की बात की जा रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। आप कहिएगा सर वॉशिंग सोडा भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे आप सबों को याद होगा सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में दूसरे 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल कितनी है? बताइए। न बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बना लेंगे। और अगर आप आसानी से बना लेंगे इसका सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। ऑप्शन दिया हुआ पैराबोलिक वक्र, दूसरा ऑप्शन है द्विरेखीय वक्र, तीसरा ऑप्शन है गैर रेखीय वक्र और चौथा ऑप्शन है रैखिक ग्राफ। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो ओमिक उपकरण होते हैं उसका जो वर्तमान वोल्टेज ग्राफ होता है वो किस रूप में होता है। आप कहेंगे सर पहला चीज़ ये बताओ कि ये ओमिक डिवाइस किसको बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओमिक उपकरण कहते हैं। ये होता क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, ऐसा डिवाइस जो
ओम्स लॉ का पालन करता है, ऐसा डिवाइस जो ओम्स लॉ का पालन करता है, ओम्स लॉ का पालन करता है, उसे क्या बोला जाता है? आप कहेंगे ओमिक डिवाइस बोला जाता है या फिर ओमिक उपकरण बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि अगर किसी परिपथ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो परिपथ का जो विभवांतर होगा वो विद्युत धारा की क्या होगी? समानुपाती होगी। यानी कि ओम्स लॉ सीधा सीधा कहता है कि V समानुपाती I होता है। ओम्स लॉ सीधा सीधा क्या कहता है कि V जो है वो विद्युत धारा के यानी कि विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती होता है। और मेरे मित्र, जब आप ओम्स लॉ के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एक्स एक्सिस लेंगे और दूसरा वाई एक्सिस लेंगे। ध्यान दीजिएगा और हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा? विभवांतर होगा और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। और जो आपका वाई एक्सिस है इस पे क्या होगा? धारा होगा। क्या होगा? धारा होगा। ओम्स लॉ कहता है कि विभवांतर हमेशा धारा के समानुपाती होगी। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि विभवांतर हमारा कितना है? 0.2, 0.4 और 0.6। समझने के लिए हम लोग तीन ही वैल्यू लिखते हैं विभवांतर का। और साथ ही यहाँ पे हम लोग धारा क्या कह रहे हैं? 0.1 है और फिर 0.2 और ये फिर 0.3। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब विभवांतर आपका 0.2 है तो धारा 0.1 होगा और साथ ही जब विभवांतर 0.4 होगा तो धारा आपका क्या होगा? 0.2 होगा। और जब आपका विभवांतर 0.6 तो धारा आपका कितना होगा? 0.3। मतलब आप क्या देख रहे हैं? विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ रहा है और विभवांतर घटेगा तो धारा भी क्या होगा? घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब यही होता है। मेरे मित्र, अगर इस ग्राफ के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ड्रॉ करना चाहें लाइन को, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी जब विभवांतर हमारा 0.2 तो धारा 0.1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट लगा देते हैं। और जब हमारा विभवांतर 0.4 होगा तो हमारा धारा कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी 0.2 होगा। और जब विभवांतर हमारा 0.6 तो धारा हमारा 0.3 होगा। और जब आप इसको मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये लाइन सीधे नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको ऐसे मिला दिया जाए। जब आप इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, चूँकि कॉपी पे रहता तो बॉल पेन का जो नीब होता है वो थोड़ा पतला होता है तो ज़्यादा सीधा बनता। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आपका ग्राफ है वो क्या है? एक सीधी रेखा है। क्या है सर? सीधी रेखा है। और जो कोई भी हमारा ओमिक डिवाइस होगा तो वो ओम के नियम का पालन करेगा। और जब ओम के नियम का पालन करेगा तो जाहिर सी बात है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होगी। और जब विभवांतर धारा के समानुपाती होगी तो उसके लिए जो ग्राफ खींचेंगे वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ग्राफ तो एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा? एक सीधी रेखा होगा। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग रैखिक ग्राफ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रैखिक ग्राफ कह सकते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। ऑप्शन दिया हुआ है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी, तीसरा ऑप्शन है न्यूलैंड के ऑक्टेव्स और चौथा ऑप्शन है डॉबराइनर की त्रिक। बताइए, ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा मॉडर्न पीटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें टोटल आवर्त कितने हैं, यानी कि टोटल पीरियड कितना है? आप कहते हैं 7। ध्यान में रखिएगा, पीरियड को हम लोग हिंदी में आवर्त कहते हैं और ग्रुप को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर समूह या फिर वर्ग कहते हैं। और टोटल ग्रुप कितने हैं आपके आधुनिक आवर्त सारणी में? आप कहते हैं 18। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है, आप कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये जो मॉडर्न पीटी है ये तो मॉसले के द्वारा बनाया गया था।
जबकि सबसे पहले आवर्त सारणी तो मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था। ये बताओ कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग थे? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, ना हो तो स्टार मार्क दे करके कहीं पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में टोटल आवर्त की संख्या 7 थी, जबकि समूह की संख्या कितनी थी? तो आप सभी ध्यान में रखना 9 था। कितना था? 9 था। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? मेंडलीव ने बनाया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने करा? आप कहेंगे मेंडलीव ने करा। तत्वों का सबसे पहले आवर्ती वर्गीकरण किसने करा? आप कहेंगे मेंडलीव ने करा। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मेंडलीव ने जिस वक्त आवर्त सारणी बनाया था उस वक्त कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के वक्त कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। कितनी थी? 63 थी। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल दिया हुआ है और साथ ही साथ डॉबराइनर का त्रिक नियम दिया हुआ है। तो भाई मैंने आपको पीछे के सेशन में कई बार बताया है और मेरे समझ से आप सबों को ये चीज़ याद होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सबसे हल्की धातु है? कैल्शियम, लिथियम, फास्फोरस, हीलियम। बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी जब भी बात की जाएगी सबसे हल्की धातु की तो हम लोग किसका नाम लेंगे? लिथियम का नाम लेंगे। और इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब आपसे बात ये करा जाएगा कि सबसे हल्की धातु तत्व, सबसे हल्की धातु तत्व, तब आप किसका नाम लेंगे? तब आप लिथियम का नाम बेशक लेंगे। लेकिन अगर बात करी जाएगी सबसे हल्के तत्व की, धातु ना लगा हुआ रहेगा, खाली तत्व पूछा जाएगा, तब आप किसका नाम लेंगे? हाइड्रोजन का नाम लेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन करा जाएगा सबसे भारी तत्व, तब आप किसका नाम लेंगे? ऑस्मियम का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? ऑस्मियम का नाम लेंगे। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, तब आप किसका नाम लेंगे? तब आप हीलियम का नाम लेंगे, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हड्डी एवं दांतों के निर्माण में प्रमुख तत्व, तब आप किसका नाम लेंगे? कैल्शियम। क्यों? क्योंकि हड्डी और दांत के निर्माण में मुख्य रूप से भूमिका कौन निभाता है? कैल्शियम निभाता है। और ये भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन करा जाएगा सबसे हल्की धातु तत्व, आप कहेंगे लिथियम। सबसे हल्की तत्व आप कहेंगे हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व आप कहेंगे ऑस्मियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व आप कहेंगे हीलियम। हड्डी एवं दांतों के निर्माण में प्रमुख तत्व आप कहेंगे कैल्शियम। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन है MgOH, दूसरा ऑप्शन है CaCO3, तीसरा ऑप्शन है SiO2 और चौथा ऑप्शन है MnO। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र इस क्वेश्चन को भी मैंने पीछे के सेशन में डिस्कस करा है और अगर आप सबों को याद है इसका सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 8, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 17। बताइए न बनेगा? आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि कोई तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन आवृत्ति जो है वो 288 है। तो जाहिर सी बात है कि इस तत्व में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? आप कहेंगे 8 2 10 8 18। कितना है सर? 18। और आप क्या कहेंगे
कि गुरुजी 18 जो है वो आर्गन की परमाणु संख्या होती है, और आर्गन क्या है, आप कहते हैं गुरुजी ये अक्रिय गैस है, और जितने भी अक्रिय गैस हैं वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं, आप कहते हैं सर वर्ग 18 में पाए जाते हैं। इसमें तो सर कहीं से कोई लाग लपेटा था ही नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में 18 दिया हुआ है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनिल एसिड, दूसरा ऑप्शन है एथेनोइक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों यौगिक में से किस में क्रियात्मक समूह जो है वो OH है। मेरे मित्र, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि ये जो आपका OH फंक्शनल ग्रुप है ये किस ग्रुप के कंपाउंड के लिए होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी अल्कोहल के लिए होता है। तो आपको ये बताना है सीधे सीधे अपने इस चारों ऑप्शन में से कि कौन सा यौगिक जो है वो अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में कार्बोनिल एसिड दिया हुआ है, एक्चुअली कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है सर? कार्बोनिल समूह होता है, और कार्बोनिल समूह के जो कंपाउंड होते हैं वो या तो एल्डिहाइड के होते हैं या फिर किसके होते हैं, कीटोन के होते हैं, या एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप CHO मिल जाएगा, और कीटोन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। और बात करें सर हम लोग एथेनोइक एसिड की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड होता है इसी का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं इथेनोइक एसिड होता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका CH3COOH है इसका IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नेम है इथेनोइक अम्ल। क्या है? इथेनोइक अम्ल। और साथ ही इसका साधारण नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका CH3COOH जिसको आप एसिटिक एसिड बोल रहे हैं ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस ग्रुप का कंपाउंड है, तो आप सभी याद रखेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कंपाउंड है। यानी कि ये जो आपका CH3COOH है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन सी में एसिटिक अम्ल दिया गया था, तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन सी भी क्लियर हो गया। और हमारे चौथे ऑप्शन में है ब्यूटेनॉल। चौथे ऑप्शन में क्या है? ब्यूटेनॉल। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला C4H9OH होता है। क्या देख रहे हैं आप कि ब्यूटेनॉल में फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, यौगिक का आणविक सूत्र है। ऑप्शन दिया हुआ है C6H12O6, दूसरा ऑप्शन है C6H10O4, तीसरा ऑप्शन है C6H10O6 और चौथा ऑप्शन है C6H12O4। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई यौगिक है जिसका प्रयोग सिद्ध सूत्र जो है वो CH2O है और उसका वाष्प घनत्व 90 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस यौगिक का जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे ये कैसे बनेगा? मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा। बस आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला इस दोनों के बारे में कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखिएगा क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में आणविक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक सूत्र कहते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग हिंदी में मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, या इसी को हम लोग प्रयोग सिद्ध सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोग सिद्ध सूत्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो आणविक सूत्र होता है वो किसी भी कंपाउंड का वैसा सूत्र होता है जिसमें उसके परमाणु या फिर अणुओं की संख्या को वास्तविक रूप से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी सर, बात करें हम लोग C6H6 की, तो ये क्या है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि बेंजीन में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। तो कोई भी आपका ऐसा फार्मूला जिसमें परमाणु या अणुओं के वास्तविक संख्या को दर्शाया जा रहा होगा वो आपका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। लेकिन जब हम लोग मूलानुपाती सूत्र या प्रयोग सिद्ध सूत्र की बात करते हैं तो वो क्या होता है? तो किसी भी यौगिक में या किसी भी फार्मूला में जो वास्तविक संख्या में अणु या परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है उसका सरल अनुपात होता है। जैसे अगर आप बात करें बेंजीन के मूलानुपाती सूत्र की, तो बेंजीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या है इसका हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकाल देंगे। और रेशियो निकालेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये C6H6 है, रेशियो 6:6 हो जाएगा और कैंसिल होकर के क्या होगा? आप कहेंगे सर 6 कट जाएगा, तो सर ये सीधे CH हो जाएगा। तो ये जो आपका CH है ये बेंजीन का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी ये बेंजीन का प्रयोग सिद्ध सूत्र हो जाएगा या फिर इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसके बराबर होती है? n इंटू इंपेरिकल फार्मूला के बराबर होती है। n इंटू इंपेरिकल फार्मूला के बराबर होती है। ध्यान में रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र और इंपेरिकल फार्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आणविक सूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। n क्या है? n हमारा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हो एक संख्या है। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग इस फार्मूला के सहायता से ये कह सकते हैं कि गुरुजी n इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, n इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि आणविक सूत्र बटा इंपेरिकल फार्मूला। क्या हो जाएगा? बटा इंपेरिकल फार्मूला। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ये n है यही आपको निकालना है अपने क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार। जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बटा इंपेरिकल फार्मूला होता है, तो जरा सा आप हमको ये बताओ कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर उसका आणविक द्रव्यमान तो हर जगह पे सेम होगा। जैसे अगर हम बात करें C6H6 की, किसकी बात करें? C6H6 की, तो आप क्या कहेंगे कि बेंजीन में कार्बन के 6 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहते हैं 12 और 6 गो है तो कितना हो जाएगा? बरछा के 72। यहाँ पे हाइड्रोजन का एगो है 6, हाइड्रोजन के एगो का कितना होता है सर? 1, 6 गो का 6 यानी कि 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78। यानी कि आपका जो बेंजीन है उसका मोलर मास कितना होगा? आप कहेंगे सर मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, वो 78 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि इसी फार्मूला से सेम ये जो आपका फार्मूला है, आप n की संख्या निकालने के लिए जब आपके क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दिया हुआ है तो आप दूसरा फार्मूला भी इजाद कर सकते हो। और वो फार्मूला क्या है? तो वो फार्मूला है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बटा इंपेरिकल फार्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चला मॉलिक्यूलर फार्मूला के जगह हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होगा उसको कैसे संबोधित करेंगे? तो आप कहेंगे सर मोलर मास से संबोधित करेंगे। तो हम लोग n इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे? मोलर मास। मतलब क्या कि जिस मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहे हैं उसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और साथ ही जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला होगा उसका क्या होगा सर? तो उसका भी मोलर मास, यानी कि मोलर मास बटा क्या होगा? तो सर इंपेरिकल मोलर मास बटा इंपेरिकल मोलर मास। और हमारा क्या निकल जाएगा? n का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? n का वैल्यू निकल जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में तो वाष्प घनत्व भी दिया हुआ है, तो ये वाष्प घनत्व का क्या मतलब है? भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना
कि जब हम लोग मोलर मास की बात करते हैं यानी कि आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी लिख दिए हैं, बहुत सारे मित्रों को दिक्कत भी हो रहा होगा, लेकिन दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है तो आप यहाँ पे हिंदी बैठा सकते हैं, बहुत भाष्य चीज़ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। आप सभी क्या याद रखेंगे, आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, 2 × वाष्प घनत्व। आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, 2 × वाष्प घनत्व। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि किसी यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र जो है वो CH2O है, तो इंपेरिकल फार्मूला CH2O है और इसका वाष्प घनत्व 90 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। तो मेरे मित्र, आणविक सूत्र हम लोग तभी पता कर सकते हैं जब हमको n का वैल्यू मालूम हो। n का वैल्यू कैसे आएगा, तो n का वैल्यू हमको मोलर मास को क्या करना होगा, इंपेरिकल मोलर मास से, यानी कि जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला है उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले तो हमको मोलर मास निकालना होगा और मैंने मोलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान के लिए फार्मूला बताया 2 × वाष्प घनत्व। तो चला यहाँ पे जो हमारा आणविक द्रव्यमान होगा वो 2 × क्या हो जाएगा, 90 का है, वाष्प घनत्व 90 दिया हुआ है। तो हमारा जो आणविक द्रव्यमान होगा यानी कि जिस यौगिक की बात की जा रही है उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। और ध्यान दीजिएगा, मोलर मास आपको निकल गया है, अब आपको क्या निकालना है, इंपेरिकल मोलर मास निकालना है। तो चला ये बताओ कि जो आपका प्रयोग सिद्ध सूत्र दिया हुआ है वो कितना है, CH2O। तो CH2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आप कहेंगे कार्बन के 1 परमाणु है तब 12 लिखेंगे, हाइड्रोजन के 2 हैं तो सर 1 दूना 2 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन है सर तो सर ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है तो 16 लिखेंगे। तब 12 2 14 और 16 और 14 कितना होता है, 30। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आणविक द्रव्यमान 180 आया और इंपेरिकल मोलर मास यानी कि जो इंपेरिकल फार्मूला है उसका द्रव्यमान हमको 30 आया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं n इक्वल टू जो हो जाएगा, n इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मोलर मास 180 अब बटा इंपेरिकल मोलर मास बटा 30, 30 छाक है 180, यानी कि n का वैल्यू आपको कितना आ गया, आप कहेंगे सर 6 आ गया। कितना आ गया सर, 6 आ गया। मेरे मित्र, आपको क्या निकालना था, आणविक सूत्र निकालना था, किसका, जिसका प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O और साथ ही वाष्प घनत्व कितना था, 90। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, n तो हम निकाल लिए, n कितना है सर, 6 है। तो हमको क्या करना होगा, तो गुरुजी यहाँ पे CH2O हमारा इंपेरिकल फार्मूला है, यहाँ पे n के जगह हम 6 रखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे C6H12O6। क्या हो जाएगा, C6H12O6। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आप चाहते तो इसको सीधे तौर पे भी निकाल सकते थे, लेकिन आप में से बहुत सारे मित्र उंगली भी उठाते कि गुरुजी वाष्प घनत्व भी दिया हुआ है और आपने इसका यूज नहीं करा। तो भाई मेरे, जब आपके क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दिया हुआ है तो निकालने का जो तरीका है वो कुछ इसी तरीके से है। क्योंकि ये ग्लूकोज का था तो बहुत सारे मित्रों को याद भी होगा, लेकिन कोई और फार्मूला दे देगा तो वहाँ पे आपको अगर ये तरीका न मालूम होगा तो आप फंस सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे आणविक द्रव्यमान क्या कर दिया, तो सर सीधे 2 इंटू वाष्प घनत्व कर दिया, 180 आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप सभी ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला आपका सही है या नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से हस्तांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी, बताइए। ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। सर मास कितना दिया हुआ है, 30 किलोग्राम दिया हुआ है, वेग कितना है गुरुजी, वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। वेगों को हम 10 kg लिख रहे थे, वेग कभी kg में होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे हमको गतिशील ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा निकालना है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो हाफ इंटू m के जगह 30, अब v के जगह सर 10 गुना 10 का है तो स्क्वायर है, 15 दूना कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, 15 दहें 150, 150 दहें 1500, कितना आंसर आएगा सर 1500 जूल। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ पौधों के जड़ों, उपजों और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होती है। भाई मेरे, कई बार मैंने आपको बताया है कि
कि जो हम लोग किसी भी पौधे के जड़ या फिर उसके टहनी को या फिर उसके पत्ती को तोड़ करके दूसरी जगह लगा देते हैं और हमको नया प्लांट मिल जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वनस्पतिक प्रचार बोला जाता है। और क्वेश्चन भी आपका यही है, तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में विखंडन भी दिया हुआ है, तो मैंने कई बार आपको बताया है, इसी को हम लोग फिजन कहते हैं। और फिजन दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जब किसी जीव का शरीर प्रजनन के लिए दो भाग में टूटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। और जब किसी भी जीव का शरीर प्रजनन के लिए दो से ज़्यादा भाग में टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। आपका अगला ऑप्शन है एकाधिक विखंडन, मतलब एक से ज़्यादा विखंडन, तो हम लोग मल्टीपल फिजन की बात करेंगे। और आपका चौथा है उत्थान, तो उत्थान कोई चीज़ होता ही नहीं है प्रजनन में। अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करते हैं तो पहला आपका फिजन हो जाता है, फिर आपका बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन इसी में आ जाता है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है। ये सब के सब क्या होते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश है, बताइए ना बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग संवेग की बात करते हैं तो P इक्वल टू क्या लिखते हैं? mv लिखते हैं, और ये क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। ऑप्शन दिया हुआ है सिलिटेट कॉलमर एपिथेलियम, दूसरा ऑप्शन है सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, तीसरा ऑप्शन है स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम, और चौथा ऑप्शन है कॉलमर एपिथेलियम। मेरे मित्र, इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने स्पेशल सेशन में और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन के सेशन में दोनों जगह पे डिस्कस करा है, और मेरे ख्याल से आप सबों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन फिर से मैं आप सबों के ऊपर होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके इसी क्वेश्चन के साथ जो 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी एग्जाम में, वो पूरा हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।